दिएगा एक अच्छा बार ना। मैम। और अच्छा, सेकंड और फोर्थ वाला मतलब एग्जाम वाला ना। ठीक। जी मैम, तो जी मैम। ओके, पूछ रही हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग ऑलरेडी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है इंश्योरेंस ऑडिट। ठीक है। हम लोग इंश्योरेंस ऑडिट और इंश्योरेंस कंपनी और इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में काफी बात करी थी। और क्या ऑडिटर का रोल होता है, पर्सपेक्टिव होता है फॉर कंडक्टिंग एन इंश्योरेंस ऑडिट। और हम लोगों ने बात करी कि कौन कौन से एक्ट्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं इन कंडक्टिंग एन इंश्योरेंस ऑडिट। तो हम लोगों ने इन सारी चीजों की बात करी। आज हम कुछ और स्पेशल पॉइंट्स बात करेंगे। बेसिकली है क्या कि अगर हम लोग सिंपली सीधे अगर बात कर लें कि कैसे एक ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट कराता है तो वो भी हो जाएगा कि आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। बट कई सारी चीजें ऐसी हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, जो पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑडिटर को पहले से पता होने चाहिए। ऑडिटर को उसकी जो वर्किंग स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें अगर जो कहते हैं ना बेस, अगर आपको बेस क्लियर नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे कि भाई इंश्योरेंस ऑडिट था, ठीक है, ऑडिट का मतलब स्कैनिंग होती है, स्टेप वाइज हुई, खत्म हो गई। बट कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए। तो हम लोग उन्हीं में से एक है कमिटी, जिसको हम लोग ऑडिट कमेटी की बात बोलते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग उन्हीं पर बात करेंगे। पहले हम लोग बात करें इंश्योरेंस ऑडिट एप्लीकेबिलिटी। ठीक है। यानी अगर हम लोग एप्लीकेबिलिटी की बात करें कि कौन कौन से इंश्योरेंस की कैटेगरीज हैं जिसमें इंश्योरेंस एप्लीकेबल किया जाता है, इंश्योरेंस ऑडिट एप्लीकेबल किया जाता है, और जरूरी होता है या हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपलसरी होता है, क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उन सबका कहीं ना कहीं कैश इन्वॉल्व होता है, उन सबका कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व होता है। और हम सब जानते हैं कि अभी ऑब्वियसली आप किसी का पैसा, जैसे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना कि अगर आपके पास जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली बात होती है कि अगर आप आपका पैसा अभी आपको 100 रुपीज आपको अभी मिल जाते हैं और एक हफ्ते बाद मिलते हैं, तो जो एक हफ्ते का ड्यूरेशन रहता है ना, इस एक हफ्ते में आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उस पैसे का कहीं यूटिलाइजेशन सकते हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ना आपके पास 1 वीक की, सिमिलरली ऐसी कंपनीज भी करती है। तो कंपनीज क्या चाहती हैं कि उनके पास ये पैसा पहले रिसीव हो जाए। तो इंश्योरेंस कंपनीज और ऑब्वियसली हम अपना पैसा आपको दे रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है, कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट आप में ब्लॉक हो रहा है। ठीक है। और हम लाइफ की सिक्योरिटी या जो और जनरल सिक्योरिटीज है, चाहे वो व्हीकल की हो गई, चाहे होम के लिए हो, घर के लिए हो गई, या हमारी मशीनरीज के लिए हो गई, तो हम सिक्योर करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, आपको पैसा अपना दे रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, हमारा ये जो पैसा है इसको इन्वेस्ट करती हैं अलग अलग चीजों में, उनकी पूलिंग करती हैं, यानी इकट्ठा पूल बनाती हैं उन सारे पैसे को। उसके बाद जितनी और जो प्रॉफिटेबल फर्म्स हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, हाँ, वहां पर वो इन्वेस्ट करना उसको शुरू कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर आप देखिए तो बैंक या इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, हमारा पैसा यूज करती हैं और उससे अर्निंग्स करती हैं। तो उससे क्या होता है, उनको ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न होते हैं और हमें कुछ प्रीमियम्स या हमें क्या मिल रहा होता है, सिर्फ सिक्योरिटी। बैंक में तो हमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मिल रहा होता है, बट इंश्योरेंस में हमें इंश्योर किया जा रहा होता है। और एट द एंड जब उसकी मेच्योरिटी पीरियड होती है तब कुछ सर्टेन अमाउंट, और उससे बहुत लेसर अमाउंट होता है, मतलब हम जितना उनको देते हैं और उससे वो जितना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, उससे हमें काफी कहा जाए कि लेस अमाउंट मिलता है। अगर आप एफएम की टेक्निक्स का यूज करो तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो मेजरमेंट करते हैं और किस तरीके से चीजें एप्लीकेबल होती हैं। ओके, तो अब ऑडिटिंग की कहाँ कहाँ पर नीड होती है, तो हम लोग अभी वो देख रहे हैं। ओके, फर्स्ट है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दैट कैन बी ऑफ स्टॉक, बिल्डिंग, रिजर्व, होम। सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी, आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराना चाहते हो, ठीक है, आप इंश्योर करा सकते हो। और इसका पूरे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, क्लाइंट का अकाउंट अलग मेंटेन होता है, और इवन जो ये फंड्स जो ये दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनका भी ये देखते हैं कि किस तरीके से आप उसको भी यूटिलाइज कर रहे हो और क्या करेक्ट जगह पे यूटिलाइज कर रहे हो, ये सारी चीजें भी ऑडिटर देखते हैं।
सेकेंडली वो देखता है लायबिलिटी इंश्योरेंस सच एज एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, पब्लिक लायबिलिटी, प्रोफेशनल इंडेमनिटी। ठीक है। अब दूसरी चीज है लायबिलिटी, यानी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी उस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, जितने भी तरह के प्रीमियम्स भरे जा रहे हैं या जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैनेजर्स को, जो एम्प्लॉयज वहां काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका खुद का भी इंश्योरेंस है। बट अभी उसकी बात नहीं हो रही है, अभी लायबिलिटी की बात हो रही है कि उनके ऊपर जो क्लाइंट्स है उनके, उनका कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चेक करना भी काम होता है। और इसके लिए भी एक ऑडिट प्रोसेस मतलब जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं चेक कर पा रहे हो ना किसकी अकाउंटेबिलिटी है, किसने गलत किया, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है, जैसे अभी हम लोग एक केस के जो अभी कुछ रिसेंटली हुआ है, पीएनबी वाला, पीएनबी हाउसिंग वाला, ठीक है, जिसमें पीएनबी हाउसिंग के जो कहा जाए उन्होंने शेयर्स थे वो कार्राइल करके एक प्राइवेट कंपनी है, उनको हम बेचे हैं। ठीक। तो अब ये क्या है कि अकाउंट, अगर इससे, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस कोई होते हैं, बैड इफेक्ट्स आते हैं, तो किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, किसने किया है, किसके अप्रूवल से हुआ है। ठीक। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे राइट्स कराइल के पास चले गए हैं हमारे। और अभी पहले क्या होता था, पहले एक लिमिटेशन हुआ करती थी कि 49% से ज्यादा आप अपने शेयर्स पब्लिकली ऑफर नहीं कर सकते, बट अभी जब 74% कर दिया गया है तो रिस्क बढ़ गया है। यानी कभी भी ऐसा हो सकता है, कोई भी चेंजेस ऐसे हो सकते हैं कि पब्लिक कंपनी को कोई भी प्राइवेट कंपनी एक्वायर कर सकती है, क्योंकि आपके पास जहां पर ज्यादा शेयर्स आपके पास पहुंचे, 50% से ज्यादा हो गए, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है, ये कभी भी हो सकती है। तो यही इन चीजों को रोकने के लिए लायबिलिटीज अकरेंस जो होता है ना, और वो सेट किया जाता है, और ऑडिटिंग में ये चेक किया जाता है भाई अलग अलग किसकी लायबिलिटी है। इसलिए जब भी कोई भी एक प्रोसेस फॉलो होता है ना, जैसे पहले क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो कि मान लीजिए पॉलिसी वाला एक काम होता था, एक ही बंदा है आपका, वो पूरा ही स्ट्रक्चरल काम कर देता था। बट अभी क्या है, कई जगह से अप्रूवल लेना पड़ता है, मतलब आप डायरेक्टली अगर ये चाहो कि एक ही बंदे से आपका काम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। क्रॉस चेक के लिए काउंटर साइंस होते हैं, वो इसीलिए कराए जाते हैं ताकि लायबिलिटी सेट हो सके, और कोई आपके साथ चीटिंग ना करी जा सके। ओके। नेक्स्ट है बिजनेस इंटरप्शंस एज वेल एज एम्प्लॉय एम्बेजलमेंट इंश्योरेंस। बिजनेस पर्पस के लिए लोग अपने बिजनेस, मतलब अभी करंट टाइम में अगर हम लोग बात करें ना इंश्योरेंस की, तो हर एक चीज इंश्योर कराई जा सकती है, कोई भी चीज इंश्योर कराई जा सकती है। ठीक है। चाहे वो आपकी बॉडी का कोई पार्ट हो, या आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आपके घर का कोई सामान हो। तो अभी क्या हो गया है, लोग अपने बिजनेस को सिक्योर रखने के लिए भी इंश्योरेंस करा के रखते हैं, क्योंकि अभी इतने जल्दी जल्दी चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो इन इंश्योरेंस से क्या होता है कि हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट आ जाता है, मतलब आफ्टर फ्यू इयर्स, और जो भी टाइम जोन दिया गया है, तो हमारे पास कुछ एक सर्टेन अमाउंट मिल जाएगा हमें, जिससे हम क्या कर पाएंगे कि हमारे बिजनेस में अगर कोई इंटरप्शन आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम कहीं ना कहीं सिक्योर हो पाएंगे। ठीक है। और फर्दर भाई ऑब्वियसली कोई भी कंपनी इतना सारा पैसा इकट्ठे तो मतलब फंड रेज नहीं कर पाती, तो अलग अलग जगह से फंड रेजिंग करती है। तो ये इंश्योरेंस भी एक उनका तरीका है फॉर रेजिंग फंड, ताकि उनके पास एट दी एंड मेच्योरिटी पीरियड में इतना पैसा हो कि भाई वो आप उसको यूज कर सकते हो। तो बिजनेस में भी इस तरह की अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। ओके। तो नेक्स्ट है इसमें इंश्योरेंस रिलेटेड टू द थेफ्ट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी। थेफ्ट के लिए तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत बार कराते ही हैं। कई बार आप देखते हैं फैक्ट्रीज में भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ऑब्वियसली जो जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कॉस्टली होते हैं, जिनको आप कहा जाए आपको जल्दी जल्दी अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, प्रेशियस आइटम्स जितने होते हैं, ऑब्वियसली हम उनको चोरी से बचाने के लिए उनका इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो कोई भी तरह की आपकी प्रॉपर्टी का भी हम लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं आजकल, तो उसको चेक करना भी इंश्योरेंस ऑडिट का पार्ट है। नेक्स्ट है ट्रांजिट इंश्योरेंस दैट इंक्लूड सी, एयर और लैंड। अभी करंट ये जितने भी, पहले क्या होता था, उन्होंने ऑलरेडी बात करी थी ना कि बैंक एज अ मीडिएटर काम करने लगे। पहले क्या होता था कि जो सेलर और बायर है उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, आपने सामान खरीदा और आपने कहा जब मेरे पास पहुंच जाएगा, जब मेरे लोकेशन पे पहुंच जाएगा, तभी हम आपको पेमेंट करेंगे। ओके, ठीक है, बिजनेस हो गया, आपने अपना जो सामान था वो ट्रांसफर कर दिया। ठीक है।
अब आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, पेपर वर्क होता था, जब तक आपके पास पेपर आ रहे हैं बहुत लेट हो जाती थी चीजें, ठीक। तो आपने बोल दिया भाई, आपने जो हमें सामान भेजा था उसमें तो बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे डिफेक्ट थे, ये वो बहुत सारी चीजें कह दी, तो आप क्या आप ये बोलोगे कि नहीं, जब हमने अपने प्रोडक्ट्स भेजे थे तो वो एकदम एक्यूरेट थे, ठीक है। या जब रास्ते में ही जो बायर है वो कह रहा है कि मेरे पास प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं, ठीक। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अब क्या होता है, इंश्योरेंस करा के रखते हैं, पहले ही इंश्योर करा के रख लेते हैं कि भाई अगर कुछ हो जाता है रास्ते में, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें वो सर्टेन अमाउंट रिसीव हो जाए। तो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी गुड्स होते हैं उनका इंश्योरेंस एक तरीके से कंपलसरी होता है, बैंक की गारंटी, बहुत सारी चीजें। जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे काम हो रहा होता है ना, जब ग्लोबली काम हो रहा है, तो बैंकों का रोल बढ़ जाता है, और इवन इंश्योरेंस, और उसके साथ में और भी चीज कंप्लाइंस वाला भी मांगते हैं वो ये भी मांगते हैं कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, जैसी हमने मांगी वैसी है कि नहीं, तो क्वालिटी का भी एक सर्टिफिकेट होता है। आपका प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, तो एनवायरमेंट की तरफ से भी एक सर्टिफिकेशन मिलता है। तो अब तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं, और ये सारे सर्टिफिकेट्स बैंक के पास जमा होते हैं, क्योंकि बैंक एज अ मीडिएटर काम कर रहा होता है ना पेमेंट कराने के लिए। और सिमिलरली उसी में से एक सर्टिफिकेट होता है इंश्योरेंस का, दैट योर प्रोडक्ट्स हैव बीन इंश्योर्ड, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसिट जिसको इंश्योरेंस कहते हैं, ये भी होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस होता है, यानी प्रोडक्ट आप जब जो सेलर के पास से बायर के पास तक पहुंचता है, बस ये यहाँ से यहाँ तक का ही इंश्योरेंस होता है इसका। और जैसे ही इसके जो कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, वैसे ही वो इंश्योरेंस वाला पार्ट उनका कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है लाइफ इंश्योरेंस, सच एज परमानेंट इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। परमानेंट जो फिक्स कर देते हैं, टर्म उसका एक शेड्यूल, एक टाइम होता है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंसेस के लिए भी ऑडिट का मतलब इंश्योरेंस ऑडिट कराना कंपलसरी है और एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। अभी करंट टाइम में इतनी सारी अलग अलग तरह की डिसीजेस हो रही हैं, लोग हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट इंश्योरेंस प्लान दैट इंक्लूड्स लाइफ, एक्सीडेंट एंड हेल्थ। अभी क्या होता है कि कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बल्क में इंश्योरेंस कराती हैं, यानी वो इंडिविजुअली वो अपने सारे एम्प्लॉयज का ही एक तरीके से इंश्योरेंस कराती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे हो तो वहाँ कंपलसरी है इंश्योरेंस। इसी तरह अगर माइंस में काम कर रहे हो तो वहाँ, यानी ऐसे जो एरियाज है वहाँ बाय, अगर हम लोग लीगल टर्म्स की बात करें, ऑफिशियल टर्म्स की बात करें, तो वहां पर इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है, क्योंकि वहां पर ऐसा ये जॉब क्या है, रिस्क ज्यादा है वहां पे। तो ऑब्वियसली जब रिस्क ज्यादा है तो हम पहले से क्या कराते हैं, इंश्योरेंस करा कर रखते हैं कि भाई रिस्क बहुत ज्यादा है, 80% तो रिस्क के चांसेस रहते ही रहते हैं, तो अगर ऐसा हो ही जाएगा, ठीक है, तो हमें पहले से इंश्योर कराने के रखना चाहिए, क्योंकि तक हमारे पास एकदम से बर्डन ना आ जाए और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम्स को सेटल डाउन कर ले, ठीक। तो हेल्थ के लिए भी होता है, एक्सीडेंटल भी होता है, जिसमें डिसेबिलिटी वाला भी होता है, तो अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं इंश्योरेंस प्लान्स। और जो भी मतलब आपके लिए सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप लेते हो, मतलब कंपनीज लेती हैं और बल्क में सारे एम्प्लॉयज के लिए कराते हैं। देन पेंशन इंश्योरेंस दैट इंक्लूड्स इंडिविजुअल और ग्रुप। इसी तरह सिमिलरली पेंशन के इंश्योरेंस के लिए भी होता है, कंपनीज करा के रखती हैं पहले से कि आपको जो पेंशन है उसका उतना, इंडिविजुअल हो या ग्रुप्स हो, उनको आपको देना ही देना है, तो हम पहले से ही करा के उतना अमाउंट रखेंगे कि भाई एंड में हमारी जो भी इम्प्लॉयज छोड़ के फ्लीट, यानी कि वो उनके जो एक टाइम में जितने भी जितने वो व्हीकल खरीदते हैं वो उनका एक साथ इंश्योरेंस कराते हैं। ओके, तो दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस ऑडिट कि कहाँ कहाँ इंश्योरेंस ऑडिट जरूरी है, कहाँ कहाँ होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग एक टॉपिक की बात करें, इट इज नोन एज ऑडिट कमेटी, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर बहुत सारे और भी, जैसे हमने लीगल फ्रेमवर्क की बात करी थी ना, कई सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं। सिमिलरली ऑडिट कमेटी इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि इतने सारे जब लॉ एप्लीकेबल होते हैं और बहुत सारी लीगल फ्रेमवर्क होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है, तो ऑडिट कमेटी का यही काम होता है। इसमें
the people who are in the audit committee are always non-executive directors. जो executive directors होते हैं उनको हटा के जो और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनको इस कमेटी का मेंबर बनाया जाता है. एंड दिस कमेटी इज सेट अप फॉर द गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी टू मेंटेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो जितनी भी इंश्योरेंस से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम लोग इंश्योरेंस की ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको गवर्न करने के लिए कि ठीक तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये लीगल फ्रेमवर्क पे काम हो रहा है, एक तरीके से जो आपको लॉज दिए गए, जो रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं, जैसे एडा के भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप, जो ऑडिटर की एलिजिबिलिटी है वो पूरी फुलफिल हो रही है. जो कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, यू डोंट वांट सेम ऑडिटर, ठीक है, और अगर आप ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हो तब भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा. सर्टेन फॉर्मेट्स हैं जिसपे हमें फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते हैं. तो ये सारी चीजों को गवर्न करने के लिए ऑडिट कमेटी को बनाया जाता है. तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब हम फुल डिस्क्लोजर की बात करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज इन सर्टेन मैनर, तो जब भी इसकी बात करते हैं तो ये सारा काम, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस की एंड अकाउंटेबिलिटी, दोनों ही चीजें ऑडिट कमेटी का काम है. ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि रोल एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी सेम है. रोल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं और अगर वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस, तो ऑडिट कमेटी के यही सेम फंक्शंस एंड रोल है. फर्स्ट, oversight of financial reporting and related internal controls, review of filing and earning releases. ठीक है, फाइल करना यानी क्लेम्स को फाइल करना, या अर्निंग्स, जो आपकी अर्निंग्स हुए उन्हें रिलीज करना, या क्लेम्स को फाइनलाइज करना, यानी इन दोनों ही चीजों को की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है कि कितने क्लाइंट्स हैं आपके. अब इंडिविजुअल जब भी हम बैलेंस शीट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो हम इकट्ठे करते हैं ना. तो जब भी हम लोग इन तरह की चीजों की बात करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, तब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किस तरीके से हमने एसेट्स को मैनेज किया, किस तरह से हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई, कितनी लायबिलिटीज बढ़ गई हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं. नेक्स्ट है रिस्क ओवरसाइट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक होता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. तो आप रिस्क की और अनसर्टेनिटी को जज किया है कि नहीं किया है, ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन होता है ऑडिट कमेटी का. वो अलग अलग जो भी कैलकुलेटिव एक्शंस या करेक्टिव एक्शंस उसका इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि कितना रिस्क बढ़ रहा है या घट रहा है. जैसे करंट टाइम में अभी क्या, ऑब्वियसली पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो रिस्क इंक्रीज है इस टाइम में. नेक्स्ट, थर्ड है ओवरसाइट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर. जो ऑडिटर है वो हमेशा इंडिपेंडेंटली अपनी रिपोर्ट बनाएगा, तो उसकी इंडिपेंडेंसी, उसको भी चेक करना ऑडिट कमेटी का काम है, क्योंकि ऑडिट कमेटी चेक करती रहती है टाइम टू टाइम कि भाई ऐसा तो नहीं कि जो ऑडिटर है उसका कोई रिलेशन, या हम लोग जैसे बात कर चुके हैं ना कि उसके फैमिली मेंबर या इवन फैमिली फ्रेंड्स में भी किसी का रिलेशन तो नहीं है उस पर्टिकुलर कंपनी से, या पहले कुछ साल पहले उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट रहा हो, इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने उस सेम कंपनी में, ठीक है, या सिमिलरली इंश्योरेंस वाली भी बात हो सकती है. तो ये इंडिपेंडेंसी ऑडिटर को की चेक करना ये भी जरूरी होता है. तो ये कौन चेक करते हैं, ऑडिट कमेटी का काम है. एथिक्स एंड कंप्लायंस, जितनी भी प्रोफेशनल चीजें, सबके अपने एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट हैं. जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में बैंक के ऑडिट की बात करी थी हम लोगों ने, तो उसमें भी हम लोगों ने प्रोफेशनल एथिक्स की बात करी थी कि अगर आपको पता है, जैसे हम लोगों ने बात करी थी ना, उसमें एक मिस्टर केशव और मिस्टर शायद रमेश थे जिनके बीच में जिनके बेटे और बेटी की मैरिज हो रही थी, ठीक है. तो हमारा एथिक्स ये कहता है कि अगर हम किसी इस तरह के रिलेशन में जा रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर कंपनी के ऑडिटर का जो हमारी पोजीशन है हमें उसे डिसोन करनी पड़ेगी, हमें उससे हटना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा. तो एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बाद में रिजाइन किया, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट और प्रोफेशनल एथिक्स हम कह सकते हैं. नेक्स्ट है ओवरसाइट ऑफ इंटरनल ऑडिट. और ऑडिट कमेटी का ये भी काम होता है कि इंटरनली
जो ऑडिट हो रही है, इंटरनल ऑडिट मंथली भी होती है, 6 मंथली, 5 मंथली भी होती है। तो ये जितनी भी इंटरनल ऑडिट्स हैं, इनमें भी पूरी चीजें सिमिलरली जैसे एक्सटर्नल ऑडिट में होता है ना, अकाउंट चेक हो रहे हैं, फिजिकल एविडेंसेस चेक हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, ऐसे इंटरनल ऑडिट में होता है डिपार्टमेंट वाइज, अलग अलग डिपार्टमेंट के। हाँ ठीक है, जैसे इसमें हम लोग करेंगे तो फायर इंश्योरेंस है, अलग अलग इंश्योरेंस हम लोगों ने कैटेगरीज बना ली और उनका इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने ठीक तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करे हैं, तब उन्हें डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ऑडिट कमेटी का ये भी काम है टू ओवरसाइट द इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट है अदर इंटरेक्शंस विद मैनेजमेंट एंड द बोर्ड। यस, ऑडिट कमेटी कहीं ना कहीं नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो डायरेक्टर्स होते हैं ऑडिट कमेटी में, तो ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये उनके और जो बाकी एम्प्लॉयज होते हैं, बाकी बोर्ड होता है, उनके बीच का कहते हैं, कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक होता है ऑडिट कमेटी। तो ये बताते हैं कि हाँ भाई ठीक तरीके से काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, ओके अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर अभी ऐसे होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं उनके दोनों के बीच के। नेक्स्ट है ऑडिट कमेटी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। यस, एक्सटर्नली जितने भी कम्युनिकेशन, जैसे बीइंग एज अ स्पोक्स पर्सन होता है ना, कि आपने देखा होगा कि हर बार सेलिब्रिटीज बिजी होते हैं या जो पॉलिटिकल पर्सन होते हैं वो इतने ज्यादा बिजी होते हैं तो वो खुद से नहीं बोल पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्होंने एक स्पोक्स पर्सन रखा होता है, तो वो उनके बिहाफ पे जजमेंट्स, उनके बिहाफ पे स्टेटमेंट्स, वर्डिक्ट्स देते हैं। तो सिमिलरली ऑडिट कमेटी भी यही करती है। ऑडिट कमेटी जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो मैनेजर्स, जो मैनेजमेंट कमेटी है, उनके बिहाफ पे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, जो भी और एक्सटर्नली कम्युनिकेशंस करने हैं, वो ऑडिट कमेटी का काम है। ओके, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑडिट कमेटी। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि भाई ये ऑडिट कमेटी की नीड क्यों है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे हम लोगों ने लीगल फ्रेमवर्क की बात करी थी ना, लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग भाई आपको 3 तरह के जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जनरेट करनी होती है। तो ये नीड है आपकी कि आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट थी तो वो किसके अकॉर्डिंग है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बनानी थी। ठीक है, सिमिलरली एक हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बनती है जो एडा के अकॉर्डिंग बनती है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। और एक और रिपोर्ट बनती है जिसको स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है, जैसे कैट कैग के लिए बनाई जाती है, सीएजी। ठीक है, तो उनके लिए तो एक स्टेचरी, एक कंपलसरी स्टेचरी ऑडिट रिपोर्ट हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी बनानी ही पड़ी है। ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई अलग अलग ये जितनी भी चीजें हैं इनके बारे में, कि अलग अलग नीड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या ये नीड है क्या। ठीक, फर्स्ट हम लोग जैसे हम लोग बात करें तो बेसिक नीड ऑफ ऑडिट कमेटी अराइजेस इज टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट। ठीक है, जितने भी जो ये नीड्स है ना ऑडिट कमेटी, ये जिसको भी गवर्न करती है उसको पूरी तरीके से भाई ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हम पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए आप अच्छी तरीके देखते हो। इसलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 5 कैटेगरीज हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है अगर हम लोग बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ICFR। ठीक है, इट इज अ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजिंग एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो जैसा हम लोग इसमें बात कर रहे हैं ICFR की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई आपको कंट्रोल जो वो रखना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो बेसिकली ICFR का अगर हम फुल फॉर्म देखें, इट इज इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, ICFR। तो फाइनेंशियली हमें कंट्रोल रखना होता है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जरूरी होता है, क्योंकि लोगों का इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है। अगर आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं सेट करी, अगर आपने चीजों को फेयर नहीं रखा, हाँ बहुत सारी हम लोग सुनते नहीं रहते कि भाई कंपनी चली गई, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, लोगों का पैसा डूब गया, तो ऐसी कोई चीज नहीं होना पाए। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, आप लोगों का पैसा सिक्योर करो। तो उसके लिए ICFR
की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इंटरनली कंट्रोल करो किस पे, जो फाइनेंशियली रिपोर्टिंग हो रही है, यानी टाइमली रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जिससे क्या हो रहा है जहां वो अपनी पाथ से अलग जाएंगे, जैसी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे हैं, तुरंत उनके ऊपर लीगल एक्शंस होना शुरू हो जाए या ब्लॉक कर दिए जाए उनकी चीजें। ठीक है, तो इसमें दो मेजर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, इट इज द independent auditor's responsibility to express an opinion about the fairness of the financial statement and on the effectiveness of ICFR। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आया? ठीक है, ये आया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बिकॉज ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन of financial statements, disclosure of assets, liabilities on the company, on the insurance company, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। सेकेंड, to oversee ICFR successfully in place in an organization, the audit committee is needed। ठीक है, अब क्योंकि ऑडिटर के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो जो ऑडिट कमेटी बनी है उस ऑडिट कमेटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ऑडिटर को पूरी इंफॉर्मेशन दो ताकि पूरा फुल डिस्क्लोजर हो पाए, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट आप में बना रहे। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रेगुलेशन एस एक्स रूल 2 से लेकर 7 तक। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। As per the regulations, the independent auditor has to discuss the effects of alternative, ये जो GAAP है, it is generally accepted अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जैसे हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो शायद मे बी आई थिंक 11 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 4 कन्वेंशंस होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन हो गए। इसी तरीके अकाउंट्स में गोल्डन रूल्स होते हैं। ठीक है, तो जो गोल्डन रूल होते हैं वो होते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 कैटेगरीज के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और तीनों के अलग अलग 2-2 करके डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, इसी तरीके से इनकम्स के होते हैं, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के भी होते हैं। तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, यानी आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इसी पे बेस्ड है, भले ही आप सॉफ्टवेयर यूज करो अलग। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सॉफ्टवेयर का बेस यही होगा। यानी अकाउंट्स का प्रिपरेशन का, यानी आप सबसे पहले क्या बनाते हो, जर्नल एंट्रीज, देन लेजर्स बनाते हैं हम लोग, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद जो हमारे बैलेंस शीट्स बनती हैं, देन उसके बाद बैलेंस शीट में हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट आता है, देन उसके बाद हमारे हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसमें हम लोग जो कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स भी देखते हैं, यानी हमारा कहाँ से हमें कितना कैश रिसीव हो रहा है एक साल में और कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। फंड्स के साथ भी हम यही देखते हैं कहाँ से हम फंड रेज करें और हमारे फंड्स कहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये बेस किस पे होती हैं, ये हमारे जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसी पे बेस होते हैं। और ये कंपल्सरीली देखा जाता है कि भाई ये बेस हो, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपके ये किसी रूल्स रेगुलेशन पे बेस हो के आपने बनाई ही नहीं है। ठीक है, अगर बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस के आप ये चीजें करोगे तो मीन्स गलती तो होंगी, या आपने अपने खुद के भी अगर बना रखे हैं रूल्स रेगुलेशंस तो वो भी आपको बताने तो पड़ेंगे कि भाई कैसे काम कर रहे हैं आप। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं NYSE लिस्टिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, require the audit committee to review essential issue relating to accounting principles and the fairness of financial statements। करंटली क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं ना, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, जब भी करेंसी एक्सचेंज की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली कई करेंसीज डॉलर से ऊपर भी हैं। ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड के लिए हम लोग किसको मान के चलते हैं, डॉलर्स को। ठीक, अगर हम एक स्टैंडर्ड की बात करें कि हम डॉलर्स से कितना नीचे हैं, डॉलर्स में कितने ऊपर चले गए हैं, तो हम लोग डॉलर्स को हम लोगों ने एक पैरामीटर बना रखा है
फॉर नोइंग दी करेंसी रेट, ठीक है, जबकि बहुत सारे और भी करेंसीज हैं जो डॉलर से भी ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू देती हैं, ठीक। सिमिलरली हम लोग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को भी एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं और हम इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और हम ये देखते हैं कि कितने बेटर तरीके से चीजें परफॉर्म कर रही हैं और या नहीं कर रही है तो कैसे करनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि अभी क्या होता है ग्लोबली काम हो रहा है, सारा बिजनेस ऐसा हो रहा है ना कि कभी भी आप, अब मान लो अभी इंडियन कंपनी हो और आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो बट आप बड़े होते चले गए, जैसे भी जोमेटो के साथ हुआ, उन्होंने अपने आईपीओ लॉन्च किए हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं करंट टाइम में जो अपने आईपीओ लॉन्च करने का सोच रही हैं, और जो जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो बहुत छोटे स्टार्टअप्स थे बट लोगों ने इनमें ट्रस्ट दिखाया, इन्वेस्टमेंट हुए, ठीक है, तो ये इंक्रीज होते चले गए। इवन बहुत सारी कंपनीज को बड़े जो जैसे अंबानी ग्रुप्स हैं, हाँ, इन लोगों ने फंडिंग करना शुरू किया या टाटा कंपनी ने फंडिंग करना शुरू किया, जैसे बाईजूस हो गया, ठीक। तो आप देख रहे हो ना, अभी ये करंट टाइम में इतने बड़े होते जा रहे हैं कि और ये खुद भी छोटी छोटी जितनी वेबसाइट्स हैं, जो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, उन्होंने उसको एक्वायर करना शुरू किया। तो ऑब्वियसली जब आप बिगर अपने पर्सपेक्टिव की तरह जाते हो तो आपको तो एक कहा जाए ना कि ऐसा पैरामीटर चाहिए होता है जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर दो चीजें बोली गई हैं, पेंडिंग टेक्निकल एंड रेगुलेटरी मैटर्स दैट कुड अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी वजह से ऑडिट कमेटी देखती है कि प्रॉपरली काम चल रहा है कि नहीं। सेकेंड, रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस इन द एनुअल एंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स। अभी क्या हो रहा है, जितनी जल्दी चीजें चेंज होती हैं लोग उतने शॉर्टर रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, जैसे क्वार्टरली रिपोर्ट्स ज्यादा एक्सेप्टेबल होती हैं, क्योंकि आप जब भी अगर हम लोग बात करते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज की और इन सब की, तो कितनी जल्दी, ये तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, हर एक दिन में भी चेंज होते हैं, तो आपको उनको ट्रैक रखना होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नैस्डैक रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नैस्डैक लिस्टिंग रिक्वायरमेंट स्टेट्स that there should be adequate disclosure of the audit committee's purpose as prescribed in its charter मतलब उनका जो legislation वाला part होता है, of monitoring accounting and financial reporting processes the company and audits of the financial statement। तो जैसे हम लोग हर चीज को एक बोलते हैं ना कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई किस तरीके से रिव्यू करना है, तो अगर हम लोग नैस्डैक की बात करें, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस, ठीक है, फिर से बता देते हैं, इट इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस, ठीक है। तो बेसिकली आप जो शेयर्स हैं उनकी कोटेशंस क्या चल रही हैं, क्योंकि जितने भी सिक्योरिटी के डीलर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं सबका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है, इंडेक्सिंग होना कंपलसरी होता है, और जैसे अगर हम लोग नैस्डैक की बात करें तो मोर देन 3000 समथिंग स्टॉक्स अगर हम लोग बात करें वो नैस्डैक में लिस्टेड हैं, ठीक। तो आपको उन सबका ट्रैक रखना, उन सबके बारे में कौन आप ऊपर जा रहा है कौन ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, और ये सारी चीजें इसलिए होती है ना क्योंकि अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाओगे, और जो आपने पैसे को पूल किया है, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रीमियम्स है, जो आपने उनकी पूलिंग करी है, उसका बेनिफिट आप नहीं अर्न कर पाओगे, ठीक है। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट थी, चाहे एनवाईएसई हो गया, चाहे अकाउंटिंग रूल्स हो गए, नैस्डैक हो गया। लास्ट लोग बात कर रहे हैं अवॉइडिंग फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ये इसलिए जरूरी है हम लोगों ने नीट की, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो अभी तो हम लोगों ने लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बात करी कि लीगैलिटी किसमें बनती है, आपको स्टैंडर्ड्स देखने हैं, तो आपको एनवाईएसई यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को स्टैंडर्ड बनाने के लिए उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। नैस्डैक इसलिए देखना है क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास जो सिक्योरिटी जो डीलर्स हैं जो सिक्योरिटीज में डील करते हैं उनके कोटेशंस अलग अलग क्या आ रहे हैं, आपको वो पता होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग काम करते हो। तो ये सारी चीजें बेस है, बट इसके अलावा भी हमें फ्रॉड भी मिनिमाइज करना है, रिस्क भी मिनिमाइज करना है, तो इसके लिए भी हमें ऑडिट कमेटी हमें हेल्प करती है, ठीक है। इसलिए हमें ऑडिट कमेटी की नीड होती है बिकॉज वो इन सब चीज पे ट्रैक्स रखते हैं, ठीक है।
So basically, the committee has to ensure that the company has programs and policies to prevent and identify frauds. जैसे हम लोग क्या करते हैं कि भाई चोरी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरा और सेफ गार्ड लगाते हैं, लॉक्स लगा के रखते हैं कि कहीं से कुछ ऐसा चोरी ना होने पाए। तो इसी तरह क्या किया जाता है कि अकाउंट्स या सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करते हैं कि अगर किसी ने फेक अकाउंट्स बनाया तो वो उसका वेरिफिकेशन एक बंदा नहीं करेगा, 2-3 लोग जो टीम के मेंबर्स हैं वो वेरीफाई करेंगे। किसी एक के अप्रूवल से काम नहीं होना चाहिए। तो जब हम क्रॉस चेकिंग करके रखते हैं ना, तो फ्रॉड आइडेंटिफाई करना भी आसान होता है और एरर्स पकड़ने भी आसान होते हैं, इवन फ्रॉड को रोकने में भी कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम इस तरह की जो पैरामीटर्स हैं उनको यूज करें। And we can also say that it also helps to ensure that the organization has implemented an appropriate ethics and compliance program. uh, एक अच्छे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के लिए अगर हम ये सारी चीजें एप्लीकेबल करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट बनता है, बढ़ता चला जाता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स ज्यादा लॉयल होते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं यार, ये कंपनी तो ट्रस्टफुली है, काम कर रही है और हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो 3 मेन एरियाज की हम लोग बात करें तो जिसमें फोकस किया जाता है जहां पर फ्रॉड्स होने के चांसेस हैं, फर्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड। ये सबसे ज्यादा होता है। हम क्या करते हैं, एसेट्स बढ़ा के दिखाते हैं, लायबिलिटीज अपनी घटा के दिखाते हैं। हम्म और इसलिए दिखाते हैं ना कि भाई हमारे पास तो बहुत एसेट्स है, हमारी कंपनी बहुत फायदा कर रही है। ठीक है, सेकेंड है एसेट मिस अप्रोप्रिएशन। वही हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, कैपिटल्स दिखाएंगे दिखाएंगे और सेकेंडरी हम अपने एसेट्स को गलत तरीके से मिस अप्रोप्रिएशन दिखाते हैं कि एसेट्स बहुत है हमारे पास में, और अगर लाइबिलिटीज हमारी हमेशा कम रहती हैं। तो इस तरह की चीजों से आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स। एंड थर्ड, करप्शन। करप्शन ऑब्वियसली इन्वॉल्व है ही। ठीक है, जैसे बहुत अलग अलग चीजों में लोग क्या करते हैं, पहले आपका इंश्योरेंस क्लेम करा देते हैं, सब करा देते हैं और रिजाइन कर देते हैं, जो अच्छे ऑफिसर्स, बड़े लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर आप फेयर चीजें करते हैं और रेगुलर उनको इंटरनली कंट्रोल रखते हैं तो ऐसे कोई करप्शन होने के चांसेस भी कम रहते हैं। और बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, कैमरास फिक्स किए जाते हैं। तो ये सब चीजें भी इसीलिए करी जाती है ताकि जो भी फ्रॉड वाली एक्टिविटी है होने के चांसेस है वो ना हो। ओके, नेक्स्ट है ये ऑडिट कमेटी कौन कौन सी बनाई जा सकती है, एग्जाम्पल्स हैं। ये मतलब मैक्सिमम एग्जाम्पल्स हैं जो ऑडिट कमेटी हो सकती हैं। पहली होती है ऑडिट कमेटी, इन्वेस्टमेंट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, प्रॉफिट कमेटी। यानी इस तरह से अलग अलग कमिटीज बनाई जा सकती हैं और बेस करता है आपको कैसी नीड है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं आपको, तो अलग अलग ब्रांचेस के लिए भी हो सकती है। तो बेसिकली इस तरह की ये दीज आर द एग्जांपल्स, मैक्सिमम एग्जांपल्स फॉर मैंडेटरी ऑडिट कमिटीज इन एन इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसको एक्सप्लेन करने की। आई होप कि इसको तो नीड नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कमेटी जो इन्वेस्टमेंट्स चेक करती है, जो रिस्क के मैनेजमेंट को चेक करती है कि आपने रिस्क को एसेस किया कि नहीं किया, उसके लिए कमेटी बनती है। पॉलिसी होल्डर्स के प्रोटेक्शन, उनके राइट्स के लिए, कंपनीज फ्रॉड तो नहीं कर रही हैं उसके लिए कमेटी बनती है। नॉमिनेशन है रेम्युनरेशन के लिए। ठीक है, जो नॉमिनेशन होता है कौन किसको नॉमिनेट कर रहा है, एंड दी रेम्युनरेशंस, प्रॉपर रेम्युनरेशन पेजेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए कमिटीज बनती है। एंड जो आपका सीएसआर होता है, अच्छा ये सीएसआर भी बहुत जरूरी होता है बिकॉज इसके लिए बोला जाता है कि कुछ सर्टेन वैल्यू है कि अगर आपका टर्न ओवर उतना ज्यादा है तो आपको 2%, अपने टर्नओवर का 2% कंपल्सरीली आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी आपको किसी भी ऐसे चैरिटी में, किसी भी ऐसे सोसाइटी के डेवलपमेंट वाले काम में आपको लगाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी देखा जाता है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। या कई बार क्या लोग करते हैं,
टैक्स में छूट के लिए भी दिखाते हैं कि भाई किया नहीं है आपने, किए हैं मान लो आपने किए हैं एक्चुअल में 100 रुपीज, लेकिन आप दिखाते हो 1000 रुपीज। तो इस तरह की चीजें भी करी जाती है, उसको चेक करने के लिए बनाई जाती है कमिटीज। एंड देन दी प्रॉफिट कमिटी, ताकि आपको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो आई होप ये आपको ये कमेटी वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देन हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके, सबने अपनी अटेंडेंस दे दी है। लेट मी जस्ट चेक। शिवानी, प्रिया, आयुषी, विवेक, अनमोल, श्रद्धा, अभय शुक्ला सेकेंड, शाश्विता, ऋतु, तान्या, मुस्कान, स्नेहा, तान्या, रक्षा, सृष्टि, प्रीति, मेघना, पूजा, तुलिका, प्रीति राजपूत, निखिल, श्रुति, प्रगति, शादमान, वंशिका, जया, शिपाली, तैबा, आशु, साधना, दीपाली। ओके, अच्छा लास्ट में कुछ है, सुमन, हर्षिता, साक्षी, वैष्णवी, शिवानी, ओके, प्रिया एंड आयुषी। Okay, is there anyone else? Please do mention your attendance. क्लास अगर अभी किसी ने अपनी अटेंडेंस मेंशन नहीं करी है। मैम, yes madam. Ma'am, you have given the assignment now to prepare that Yes, audit report and audit yes, certificate. Ma'am, we yes. just needed one specimen for help because we were not Uh, able to understand how to matlab, prepare it. We had in our I books, but the hmm, format was a bit different. hmm. So we just wanted you to share a specimen. Is Messman like full report? You want a full report? As the I have already sent a format हाँ मैम that was format was there. हाँ आप complete report